हेलो वॉरियर्स। आप सभी का द मॉन्क ट्रेडर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कैसा रहता है और ट्रेडिंग में कौन से सेगमेंट है जिसमें आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जो है वो कौन से अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपको क्या सूटेबल है। ठीक है, तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको कौन सा ट्रेडिंग सूटेबल रहेगा। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो कौन सा ट्रेडिंग जो है वो आपके लिए सूटेबल रहेगा। दूसरा कि ट्रेडिंग में जो है वो आपका एज भी मैटर करता है। मतलब कि अगर आप यंग एज हो तो उसके हिसाब से आपको अपना ट्रेडिंग जो है चूज़ करना चाहिए। और ऑलरेडी आप अगर रिटायरमेंट फेज़ में हो या ऑलरेडी आप मैरिड हो, ठीक है, या 35-40 के एज पे हो, तो आप जो है वो हायर रिस्क जो है वो नहीं ले सकते। तो उसके लिए आपको कौन सा ट्रेडिंग प्रेफरेबल करना चाहिए वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कौन से रहता है। तो सबसे पहले पहला टाइप जो है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या? इंट्राडे का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई स्टॉक जो है या फिर कोई निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट है। निफ्टी क्या रहता है वो हम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए मान लीजिए कि आपके पास एक लेट से टाटा मोटर का आप शेयर जो है एक शेयर ले रहे हो। ठीक है, और जब भी मार्केट 9:30 को ओपन हो रहा है, 9 को ओपन होता है, तब आप जो है टाटा मोटर का शेयर बाय कर रहे हो। और आप क्या कर रहे हो कि जो 3 बजे तक जो मार्केट ओपन रहता है उससे पहले आप वो टाटा मोटर का शेयर जो है वो बेच देते हो। आपने क्या किया, एक ही दिन में टाटा मोटर का शेयर जो है बाय भी किया और सेल भी कर दिया। ठीक है, अगर आप कोई भी शेयर जो है वो एक ही दिन में बाय करके सेल कर दे रहे हो तो उसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, अगर कोई भी शेयर जो है वो उसका बाइंग और सेलिंग एक ही दिन के लिए होता है तो उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए गिन सकते हैं। ठीक है, बेसिकली डे ट्रेडिंग भी उसको बोलते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आप लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड नहीं लगते, एक ही दिन में कोई भी स्टॉक लेके बाय या सेल करते हो तो वो सब इंट्राडे ट्रेडिंग में कंसीडर होता है। मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक लिया और उसको 1 आवर के लिए होल्ड रखा, जैसे 10 बजे आपने लिया और 11 बजे आप वापस आ रहे हो, देख रहे हो कि वो स्टॉक का भाव लेट से 5 रुपीज़ बढ़ गया है, तो आपने 1 घंटे बाद वो स्टॉक बेच दिया, तो वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग में कंसिडर हो जाएगा। कोई भी स्टॉक जो है वो मिनट्स या हावर के ऊपर होल्डिंग रहता है। ठीक है, ओवरनाइट पोजीशन आप कैरी ऑन नहीं कर रहे हो, यानी कि एक दिन के लिए आप होल्ड नहीं कर रहे हो, सिर्फ कुछ घंटों तक कुछ मिनटों मिनट में होल्ड कर रहे हो, तो वो सारा ट्रेडिंग जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग में कंसिडर होता है। ठीक है, अभी इंट्राडे ट्रेडिंग जो है उसमें एक बात समझिए कि एक ही दिन में एक स्टॉक जो है वो कितना भागेगा, 5%, 2.5%। ठीक है, मैक्स टू मैक्स क्या होता है 10% तक भागता है और उसमें भी कई बार सर्किट लग जाती है। ठीक है, सो जो 2% 5% जो स्टॉक बढ़ रहे हैं, तो लेट से 1,000 रुपये का स्टॉक है। ठीक है, तो वो 2% भाग रहा है, यानी कि 200 रुपीज़ उसमें मोमेंटम आ रहा है। अगर मान लिए कि 100 रुपीज़ का ही स्टॉक है और वो 2-5% मूव हो रहा है, तो उसमें 2 या 5 रुपीज़ जो है वो प्लस माइनस होने वाला है। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या रहता है कि जो स्मॉल मोमेंट आ रहा है 2% का, 2.5% का, वो आप कैप्चर करने की कोशिश करते हो। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई एंटिटीज़ है वो 2-5% भाग रहा है तो उसको आपको पकड़ने के लिए ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज और शार्प एंट्री एग्जिट जो है वो आपको पता होना चाहिए। इंट्राडे के लिए एक नेसेसिटी है कि आपका जो टेक्निकल्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा कि आपका समझिए कि एक ही दिन में आपको बाइंग सेलिंग करनी है, कुछ मिनटों में, कुछ आवर में आपको, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, यानी तुरंत आप डिसीजन जो है अपना चेंज करने चाहिए। तुरंत बाइंग तुरंत सेलिंग जो है वो आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है, अभी जो टाइम फ्रेम यूज़ होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए वो जनरली 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो किसके लिए है? जो भी फास्ट थिंकर है, जो एकदम क्विक डिसीजन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, उसके लिए है। दूसरा एक इंट्राडे ट्रेडिंग का फ़ायदा है कि आपको मार्जिन मिलता है।
ठीक है। मार्जिन का मतलब क्या रहता है, लेट से अगर मैं 1,000 रुपये मार्केट में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो ब्रोकर्स सारे क्या करते हैं कि आपको 5x तक का लेवरेज देते हैं, यानी 5 गुना तक आपको पैसा जो है वो देते हैं। यानी कि मानिए कि अगर मैं 1,000 रुपीज़ लेके आ रहा हूँ और उसमें मैं 10 स्टॉक बाय कर सकता हूँ, तो ब्रोकर्स क्या करते हैं कि 10 स्टॉक के में वो लोग 5x मार्जिन देते हैं। यानी जो आप 1,000 से 10 स्टॉक बाय कर सकते थे, वो आपको 5x का मार्जिन थे, 5x मतलब 5 गुना आपको मार्जिन देते हैं। सो 1,000 का जो है वो 5 गुना यानी कि 5,000 रुपीज़। सो जो आप 10 स्टॉक बाय कर सकते थे, वो अभी 50 स्टॉक बाय कर सकते हैं, क्योंकि 5 गुना मार्जिन वो आपको ऑफर करता है। अभी इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर वो लोग मार्जिन ऑफर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा स्टॉक जो है वो कम कीमत में खरीद पाओगे। सो जो पहले 1,000 में 10 स्टॉक खरीद पा रहे थे, वो सेम 1,000 में आप अभी 50 स्टॉक खरीद पा रहे हो। तो उसको बोलते हैं मार्जिन फैसिलिटी, जो सारे ब्रोकर्स जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। जनरली 5x का मार्जिन जो है अभी अ, आपको ब्रोकर्स जो है देते हैं। सो अभी इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप जो 1,000 में 5 गुने जो है स्टॉक ले पा रहे हो। तो जो आप 10 स्टॉक खरीद पा रहे थे, अभी आप 50 स्टॉक खरीद पा रहे हो। सो फ़ायदा ये है कि जो 10 स्टॉक में अगर आपको ₹2 का फ़ायदा होता था, तो ₹20 का फ़ायदा होता था। अभी क्या हो रहा है कि आप सेम प्राइस पे सेम 1,000 रुपये में आप 50 स्टॉक खरीद पा रहे हो। तो अगर 50 स्टॉक खरीदते हो और ₹2 प्राइस बढ़ता है, तो आपको मुनाफ़ा ₹100 हो जाएगा। ठीक है। सो मुनाफा नो डाउट जो है वो बढ़ रखा है, बट सिमिलरली आप अदर साइड भी सोचिए कि अगर मुनाफा 5 गुना बढ़ रहा है, तो लॉस भी आपका 5 गुना बढ़ेगा। सो जो स्टॉक अगर ₹2 आपके अपोजिट चला जा रहा है, आपका डाउन चला जा रहा है, ठीक है, तो वो ₹100 आपको लॉस भी देगा, तो 5 गुना आपको लॉस भी फेस करना पड़ेगा। सो मार्जिन ट्रेडिंग अच्छा भी है और बुरा भी है। जिनको ट्रेडिंग आता है, जिनको नॉलेज है, उनके लिए बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है मार्जिन ट्रेडिंग। ठीक है। सो इंट्राडे ट्रेडिंग है, जनरली यंगस्टर लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, जो जिनके पास टाइम ज़्यादा रहता है, जिनके पास जो स्क्रीन पे बैठे रह सकते हैं, उनके लिए, और जो फास्ट थिंकर्स हैं और क्विक डिसीजन ले सकते हैं, और जिनका टेक्निकल नॉलेज जो है वो काफ़ी सॉलिड है, रिस्क मैनेजमेंट उनको कैसे करना है वो पता है, ठीक है, कैपिटल को मैनेज कैसे करना है वो भी उन जिनको पता है, वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक। नाउ दूसरा टाइप ऑफ ट्रेडिंग हम देखेंगे, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या रहता है कि कोई भी आप स्टॉक या शेयर्स जो रहते हैं, वो आप कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक जो है वो होल्ड करते हो, तो उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। सो इंट्राडे में क्या था कि आप एक ही दिन में स्टॉक जो है बाय भी कर लेते हो और सेल भी कर ले हो। स्विंग ट्रेडिंग में क्या हो रहा है कि आप वो स्टॉक जो है कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक होल्ड रखते हो। अभी स्विंग ट्रेडिंग का लेट से आप 2 दिन, 15 दिन, ठीक है, वो होल्ड करते हो, तो वो ट्रेडिंग जनरली स्विंग ट्रेडिंग में कंसिडर होता है। ठीक है। अभी इसका फ़ायदा क्या होता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में जो हमें मोमेंट मिल रहे थे, 2 ढाई परसेंट के मिलते थे। अभी कॉमन सा बात है कि अगर आप कोई स्टॉक 15 दिन या 20 दिन तक होल्ड रख रहे हो, तो ऑब्वियसली वो स्टॉक जो है 5-10%, 20% भागने वाला है। ठीक है। सो इसका फ़ायदा जो है वो आपको होता है। जो टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है, वो 1 आवर का, 4 आवर का और डेली चार्ट जो है वो जनरली स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। इंट्राडे के लिए हम मिनट में यूज़ करते हैं, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट तक हम यूज़ करते हैं। बट जो स्विंग ट्रेडिंग रहता है, उसमें जनरली 1 आवर, 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है वो प्रेफरेबल रहता है। ठीक है। दूसरा ये बात है कि जो रिस्क मोड है, जो इंट्राडे में रिस्क जो है वो हाई रहता है, क्योंकि इंट्राडे में वो लोग मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको 5x का अगर मार्जिन मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका लॉस, जो प्रॉफिट 5x हो रहा है, तो लॉस भी आपका 5x होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क जो है वो ज़्यादा रहता है। स्विंग ट्रेडिंग जो रहता है उसमें रिस्क मॉडरेट रहता है। ठीक है। दूसरा बात कि जो भी स्टॉप लॉस रहते हैं, वो इंट्राडे में छोटे रहते हैं, 5-10 पॉइंट के रहते हैं, और स्विंग पॉइंट है उसमें आपको 30-40 पॉइंट के जो है वो स्टॉप लॉस रखने पड़ते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपको अपना रिस्क जो है मैनेजमेंट करना रहता है। वो कैसे करना है, वो हम रिस्क मैनेजमेंट का जो सेक्शन आएगा उसमें डिटेल में देखेंगे। ठीक है। फिलहाल हम समझ रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग जो है वो किसको बोलते हैं। सो अगर मान लीजिए कि आप रिलायंस के शेयर्स जो है वो मंडे को बाय कर रहे हो, 10 स्टॉक जो है रिलायंस के मंडे को बाय कर रहे हो, और फ्राइडे को आप जो है वो सेल कर दे रहे हो, या वेडनेसडे को आप सेल कर दे रहे हो, तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसमें एक सेम डे पे बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है, वो स्टॉक जो है वो आप होल्ड कर रहे हो। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है।
स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो जो भी लोग वर्किंग प्रोफेशनल, लेट्स से अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग जो है वो बेटर रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादातर आपको स्क्रीन टाइम जो है, यानी आपको लैपटॉप पे बैठे रहना नहीं पड़ रहा है। इंट्राडे में आपको देखना रहना पड़ता है अपना पोजीशन कोई अपोजिट ना आ जाए। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग जो रहता है उसमें क्या रहता है कि आप पूरा दिन आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है चार्ट पे या लैपटॉप पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एक पोजीशन बनाते हो और वो एक पोजीशन हफ्तों तक या कई दिनों तक चलता है। तो उसमें आपको बार-बार चेक करने की जो है वो आवश्यकता नहीं रहती है। सो जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब कर रहे हैं, वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं। दूसरा जो एक डिसएडवांटेज है स्विंग ट्रेडिंग का, कि आपको कैपिटल जो है वो बड़ा रखना पड़ेगा। इंट्राडे में क्या होता है कि अगर आप 50,000 लेके आ रहे हो तो आपको 5x का मार्जिन मिल रहा है, ठीक है? तो आप 50,000 का जो आपका है वो ढाई ढाई लाख या 5x यानी कि 2.5 लाख तक का आप स्टॉक जो है वो बाइंग सेलिंग कर सकते हो। बट स्विंग ट्रेडिंग में क्या रहता है कि आप आपको मार्जिन फैसिलिटी नहीं मिलता है। सो आपको एक कैपिटल जो है वो बड़ा रखने की आवश्यकता रहती है। सो आप 2.5 लाख 5 लाख लेके आपको जो है वो आना पड़ता है, तब आपको जो है आपका मुनाफा अच्छा बनता है, ठीक है। सो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए तो ऑब्वियसली उनके पास पैसा रहता है, ठीक है, जो लोग जॉब करते हैं, तो उनके पास तो ऑलरेडी कैपिटल का उतना कमी नहीं रहता है, तो वो लोग आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। देन आगे का जो ट्रेडिंग टाइप रहेगा वो रहेगा पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजीशन में क्या रहता है, जो इंटरडे में हमने देखा कि आप सेम डे पे बाय सेल करते हो, स्विंग में हमने देखा कि आप 2 दिनों से ज़्यादा या 15 डेज 20 डेज तक आप जाते हो, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या रहेगा, जिसमें आप अपना पोजीशन जो है वीक्स मंथ और समटाइम्स जो है वो आप ईयर तक होल्ड करते हो, ठीक है। तो वो लोग पोजिशनल ट्रेडर्स कहते हैं, जिनको जो है उतना कैश का ज़रूरत नहीं है, जिनके पास ऑलरेडी सरप्लस मनी है, जिनके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है, तो वो लोग जनरली पोजीशन के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको उतना मनी का जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं कि मंथ और ईयर तक, सालों तक वो अपना पोजीशन जो है होल्ड रखते हैं। तो जैसे-जैसे कंपनी जो है आगे बढ़ती है, कंपनी का सेल्स आगे बढ़ता है, कंपनी ग्रो करती है, तो उनका जो है मुनाफ़ा भी धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है? तो उनका जो पोजिशनल ट्रेडिंग रहता है, उसमें होल्डिंग पीरियड जो है कम से कम 1 मंथ से लेके 1 साल तक रहता है, ठीक है? यहाँ पे। सो उनको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। अभी पोजिशनल ट्रेडिंग में का फ़ायदा क्या रहता है? मान लीजिए कि आप रेलवे सेक्टर जो है, उनके स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? या फिर कोई मोटर्स है, जैसे टाटा मोटर है, ठीक है? या महिंद्रा है, उसमें आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव देखते हो कि कंपनी का विज़न क्या है? या फिर आने वाले 5 साल में कौन-सा ऐसा सेक्टर है, जो परफ़ॉर्म करने वाला है। तो आप एक बिज़नेस को एनालिसिस करते हो पोजिशनल ट्रेडिंग में, ठीक है? पोजिशनल ट्रेडिंग में टेक्निकल्स का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, नो डाउट के लिए आना चाहिए पोजीशन में, बट पोजिशनल ट्रेडिंग में फंडामेंटल्स जो है वो कंपनी के ज़्यादा देखते हैं, या आगे का जो नेक्स्ट 5 साल का विजन क्या है, या नेक्स्ट 5 साल में ऐसे कौन सी कंपनियां है जो ग्रो कर सकती है, वो आप ज़्यादा प्रिफरेबल रहता है पोजिशनल ट्रेडिंग में। सो अगर मानिए कि जैसे आज की अगर मैं बात करूँ, तो आज के सेक्टर में आप देख लो कि ईवी सेक्टर है, या फिर रिन्यूएबल एनर्जीज़ के जो सेक्टर है, वो काफ़ी अगले आने वाले 5 साल में जो है वो बेटर परफ़ॉर्म करने वाले हैं। क्योंकि अभी जो है वो क्रूड ऑयल का देखिए, फिर पॉल्यूशन का जो है वो मारा-मारी है, तो ऑब्वियसली बात है कि ईवी सेक्टर जो है वो अभी बूम कर रहा है, ठीक है। दूसरी जो रेलवे सेक्टर है, उसमें काफ़ी प्रोग्रेसन इंडिया में जो है वो बाकी है। जैसे आप फॉरेन कंट्री में देख सकते हो कि उनका ट्रेंड कैसा है। इंडिया में कंपेयर टू इतना कुछ अच्छा नहीं है, सर्विस अच्छा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने वो जो सेक्टर है उसमें काफ़ी ग्रोथ इंडिया में पेंडिंग है। तो ऑब्वियसली आप जो लॉन्गर टाइम फ्रेम के जो इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ऐसे आपको बिज़नेस देखना पड़ता है कि आने वाले 5 साल में ऐसा कौन-सा सेक्टर है जो आउट परफ़ॉर्म कर सकता है, जिसमें प्रोग्रेशन अभी हुआ नहीं है। सो आप ऐसी कंपनीज़ का एनालिसिस करके पोजीशन में अपना पोजीशन बनाते हैं वो शेयर में, उसको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। सो जनरली पोजिशनल ट्रेडिंग जो रहता है उसमें भी आप टेक्निकल एनालिसिस में हम देखेंगे कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा स्टॉक जो है वो बूम है अभी, ठीक है, और उसमें इन्वेस्ट कौन सा ऐसा स्टॉक में करें जहाँ पे आपका मनी जो है वो स्टक ना हो जाए, ठीक है। सो कौन से टाइम फ्रेम पे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, वो आपको टेक्निकल एनालिसिस बता देगा। कंपनी कैसा है, कंपनी का सेल्स कितना है, ग्रोथ कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, इबिटा क्या है,
वो सब जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस में आएगा। तो आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में दो एनालिसिस करने रहेंगे, फंडामेंटल भी देखना पड़ेगा और टेक्निकल भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा बात है, जो इंट्राडे में सबसे हाईएस्ट रिस्क रहता था, स्विंग ट्रेडिंग में उससे कम, और पोजिशनल ट्रेडिंग में वो ऑलमोस्ट जीरो रिस्क रहता है। क्योंकि एक बात समझिए, अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आज नहीं तो कल वो कंपनी जो है वो अपना मुनाफा बना ही लेगी, और कंपनी अगर मुनाफे में आ रही है तो आपका भी ऑब्वियसली बात है मुनाफा हो गई। सो पोजिशनल ट्रेडिंग ऐसा रहता है जिसमें सबसे लोएस्ट रिस्क रहता है। ठीक है। हाँ, बीच-बीच में पोज़िशनल ट्रेडिंग में लेट्स से क्वार्टरली रिज़ल्ट आ रहे हैं कंपनीज़ के, तो कुछ प्लस हो सकते हैं, कई बार क्वार्टरली खराब होते हैं, ठीक है? या फिर कंपनी में ऐसा कोई किसी ने एलिगेशन लगा दिया, तो बीच-बीच में ऐसा न्यूज़ इवेंट होता रहता है, जो पोज़िशन ट्रेडिंग में थोड़ा-सा इम्पैक्ट रहता है उनका। सो बट ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो आप जो है वो प्रॉफ़िट में ही रहता है, अगर आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो। ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे भी कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है, कैपिटल मतलब कि आप जो अमाउंट जो इन्वेस्ट करने वाले हो पैसा बनाने के लिए, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। सो जो वो भी हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग में भी आपको मार्जिन नहीं मिलता है। ठीक है। सिर्फ इंट्राडे में ट्रेडिंग में के लिए मार्जिन मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट हाई रहेगा। ठीक है। सबसे लोएस्ट कैपिटल जो है वो इंट्राडे के ट्रेडिंग में रहता है, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन आपको मिल जाता है इसलिए। ठीक है। सो अगर मान लीजिए कि आप कोई शेयर खरीदे, लेट्स से आईटीसी का आपको लगता है कि दिवाली आ रही है, तो होटल्स जो है उनका बिजनेस बढ़ने वाला है, तो आप क्या कर रहे हो कि 2-3 महीने पहले आईटीसी के या कोई भी होटल से, कमात होटल है, लेमन ट्री होटल है, ठीक है, वो उनके शेयर जो है खरीद के रख रहे हो, और 2-4 महीने के लिए वो हो, जब तक दिवाली ना आ जाए तब तक आप होल्ड रख रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। सो आपको जो है वो सीज़नल कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने वाला है, वो भी आपको पोजीशनल ट्रेडिंग में देखना होगा। कि समझिए कि दिवाली आ रही है, तो कुछ ऑब्वियसली बात है कि कोई कंपनियां हैं जो जिनको, जैसे टूल्स एंड ट्रैवल की कंपनियां हैं, उनको मुनाफा होने वाला है। तो आप ऐसे सेक्टर में ऑलरेडी एक्टिव रह के अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बल्क में, ठीक है, तो आप अच्छा मुनाफा 3-4 महीने में बना लोगे। ठीक है। सो जो भी इन्वेस्टर है, जो भी रिटायरमेंट है, जिनके पास ऑलरेडी काफ़ी कैश है, ठीक है, तो उनके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग जो है वो बेटर रहता है। ठीक है। यहाँ पे भी आपको चार्ट टाइम इतना देना नहीं पड़ता है, एक टाइम आप इन्वेस्ट करते हो उसके बाद आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हो, तो उसमें भी आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। सो 3 टाइप की ट्रेडिंग हमने देखी है, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी बहुत सारे ट्रेड रहते हैं, जैसे फ्यूचर रहता है, फिर ऑप्शंस भी रहता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या रहता है वो हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। दूसरी बात जो कॉन्सेप्ट है दूसरा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि निफ्टी जो है वो क्या रहता है। सो अभी एक बात समझिए कि बहुत सारे जो है स्टॉक रहते हैं, लेट्स से इंडियन मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स कंपनियां हैं, ठीक है, तो अभी आपको क्या पता चलेगा कि कौन सी कंपनीज जो है वो अच्छी है, कौन सी कंपनीज अच्छी नहीं है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स से 1,000 कंपनियां लेट्स से इंडियन मार्केट में है, जो अपना बिजनेस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवा रही है। ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो 1,000 कंपनियां हैं, उनमें से जो अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, लेट्स से ऐसी 50 कंपनियां जो है वो मैं अलग से कर दे रहा हूँ। ठीक है। सो ये जो कंपनियां थी 1,000 कंपनियां, उसमें से ऐसे 50 कंपनियां जो है उसमें मैंने ऐसे अलग कर दिया। ठीक है। जो कि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनका ग्रोथ और बिजनेस जो है वो अच्छा है। तो ये जो 50 कंपनीज का ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। ठीक है। सो मेरा काम आसान हो गया कि जो मुझे अभी क्या करना है कि 1,000 कंपनियां नहीं देखनी है, मुझे सिर्फ ये 50 कंपनियां देखी है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है। सो जो 50 कंपनी का ग्रुप ऑफ स्टॉक है, उसको हम बोलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 का भी एक अपना अलग से प्राइस रहता है, जो कि स्टॉक के प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। लेट से निफ्टी 50 में लेट से आ रहा है HDFC बैंक आ रहा है, ठीक है, ICICI आ रहा है। ऐसे आप गूगल भी कर सकते हो। ठीक है। कि कौन से स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 में कंसिडर होते हैं। ठीक है। रिलायंस आ रहा है, टाटा मोटर आ रहा है। ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे ऐसे 50 स्टॉक जो है वो निफ्टी 50 के अंदर है। अभी होता क्या है कि लेट से एच डी एफ टी
बैंक जो है उसका काफ़ी बड़ा कंपनी है, तो उसका ऑब्वियसली बात है इम्पैक्ट निफ्टी 50 पे ज़्यादा रहेगा। सो अगर मानिए कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट लेट से खराब आ रहा है और स्टॉक अगर डाउन जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी 50 में भी पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली ये सारे जो बड़े कंपनियां हैं उनका वेटेज निफ्टी 50 में ज़्यादा रहता है। ठीक है, सो अगर इनका रिजल्ट कुछ प्लस माइनस आ रहा है तो निफ्टी उसका इम्पैक्ट जो है निफ्टी 50 में भी पड़ता है। तो अगर ये प्लस माइनस हो रहा है तो निफ्टी 50 भी प्लस माइनस होगा। सो अभी लेट से एच डी एफ सी का भाव जो है 2000 पे चल रहा है, ऐसे का लेट से 1000 पे चल रहा है। ठीक है, रिलायंस पे लेट से 2500 पे चल रहा है, टाटा मोटर्स 700 800 पे चल रहा है। सो अगर ये सारे स्टॉक जो है उसका प्राइजेस जो है वो अलग अलग है, तो ऐसे 50 स्टॉक रहेंगे। ठीक है, जिसके 50 स्टॉक हैं उनके सारे अलग अलग प्राइस में रहेंगे। ठीक है, सो अभी हम क्या कर रहे हैं कि सारे अलग अलग प्राइस है उसको एनालिसिस जो है वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि निफ्टी 50 का एक ऐसा प्राइस जो है वो कैलकुलेशन करते डिसाइड करते हैं। लेट से बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रहता है। लेट से एच डी एफ सी का 2000 का रुपए का शेयर है, उसका इसका सबका अलग अलग प्राइस रहेगा। तो इसका एवरेज करके इंटीग्रेशन करके डेरिवेटिव करके निफ्टी 50 का एक प्राइस लेट से निकल के आ रहा है 21,000। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये 21,000 कैसे आया उसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से आता है। ठीक है, वो हमें इतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्राइस जो है हमें डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू में आपको दिखा देगा। लेट से अभी निफ्टी 50 का ही चार्ट लेट से चल रहा है, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी निफ्टी 50 लेट से 24,455 पे चल रहा है। ठीक है, सो ये जो प्राइस है वो उसके निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, उसके ऊपर से ये प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। तो वो फ्लक्चुएशन हो रहा है। ठीक है, सो निफ्टी 50 का जो है अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो हमें ये पता चलेगा कि अगर निफ्टी 50 बुलिश है तो उसके अंदर के जो 50 स्टॉक है उसमें जो भी मेजर स्टॉक का रहता है, जैसे एच डी एफ सी मैंने आपको बताया, तो उनका जो है वो ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा, तभी निफ्टी 50 जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स जो है वो होते हैं। लेट से निफ्टी 50 एक इंडेक्स हो गया। उसके बाद आप देखिएगा कि बैंक निफ्टी एक इंडेक्स हो गया। अभी बैंक निफ्टी क्या रहता है, सो बैंक निफ्टी भी एक ग्रुप ऑफ स्टॉक है जिसमें सिर्फ बैंक्स के स्टॉक रहते हैं, जिसमें सिर्फ लेट से इंडिया में बहुत सारे बैंक है। तो अगर मैं समझिए कि ऐसे 20 स्टॉक पकड़ ले रहा हूँ जो कि बैंक्स के हैं और उनका एक ऐसा एक ग्रुप बना दे रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स, या फिर आप बैंक निफ्टी इंडेक्स बोल दीजिए। जिसमें सारे क्या होता है कि जो बैंकिंग सेक्टर के अच्छे स्टॉक हैं उस उसका ग्रुप ऑफ स्टॉक जो है उसको बोलते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, जिसमें अगर आप गूगल करोगे कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में कौन से स्टॉक जो आते हैं तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगा। इसमें आप देखोगे कि सारे बैंक्स रहते हैं, जैसे ICICI रहता है, HDFC रहता है। ठीक है, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक भी है, एक्सिस बैंक है। ठीक है, तो वो सारे बैंक्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ प्राइवेट बैंक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, कॉर्पोरेट बैंक्स मिलकर सरकारी जो बैंक्स रहते हैं गवर्नमेंट के, वो भी आपको निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिलेंगे। सो वो सारे बैंक ग्रुप ऑफ बैंक्स इकट्ठा होकर एक इंडेक्स बनता है जिसको हम बोलते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे इंडेक्स जो है वो रहते हैं, जैसे कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स भी रहता है। अभी ऑटो इंडेक्स है तो उसका नाम ही पता चल जाता है कि उसमें ऑटो के सारे जो है स्टॉक रहेंगे। सो ग्रुप ऑफ ऑटो स्टॉक मिलके निफ्टी का ऑटो इंडेक्स बनता है। जैसे निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी रहता है, तो फार्मा इंडेक्स है तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी फार्मा के स्टॉक रहेंगे, ग्रुप ऑफ फार्मा के स्टॉक इकट्ठा होकर निफ्टी का फार्मा इंडेक्स बनता है। ठीक है, सो ऐसे आपको समझना है कि इंडेक्स कैसे बनते हैं। तो उसके अंडर जो है कुछ स्टॉक ग्रुप ऑफ स्टॉक रहते हैं, उसके वजह से जो है हर एक इंडेक्स बनता है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आ रहा है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन से डिटेल में जो है देखेंगे कि क्या रहता है। ठीक है, FNO क्या रहता है। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।